जादुई रंग बिरंगी हार की खेती। बिहार के एक छोटे से गांव में जानकी अपने दो बेटियों के साथ रहती थी, रचना और कोमल। जानकी के पति घनश्याम की कुछ सालों पहले ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जानकी अकेले ही अपने दोनों बेटियों का देखभाल किया करती है, क्योंकि इन लोगों का देखभाल करने वाला तो इस दुनिया से चल बसा था। जानकी अपनी दोनों बेटियों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करती है। वे लोग बहुत ही गरीब थे। वह गांव के जमींदारों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। ऐसे ही एक दिन जानकी जब काम करके घर वापस आती है, तब रचना अपनी माँ से कहती है, माँ, सुबह से कोमल उठी भी नहीं है। इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और इसे बहुत तेज बुखार भी है। क्या हुआ कोमल बेटा, अचानक से तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हो रहा है? जानकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाए। जानकी घरेलू सारे उपाय करके देख लेती है, लेकिन फिर भी कोमल के पेट का दर्द ठीक ही नहीं होता है और न ही उसका बुखार उतरता है। कोमल पेट दर्द और बुखार के कारण पूरी रात रोती रहती है। फिर अगले दिन पड़ोस में रहने वाली काकी ने कोमल का पेट चेक किया तो पता चला कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है और शरीर में काफी कमजोरी की वजह से उसे बुखार लगा है, जो कि अच्छे खाने पीने नहीं मिलने की वजह से हुआ है। वह काकी उसे अच्छे से खाना खिलाने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। तभी जानकी अपने दोनों बेटियों का पहले से और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। जब कोमल धीरे धीरे ठीक होने लगती है, तभी जानकी अपनी बेटी रचना से कहती है, रचना बेटी, अब तुम कोमल का ख्याल रखना। मैं काम पे जा रही हूँ बेटी। नहीं माँ, प्लीज अब मुझे छोड़कर काम पर मत जाओ माँ। दीदी अभी ज्यादा बड़ी नहीं है जो कि आपकी तरह मेरा ख्याल रख सके, और मैं कल का दिन कभी नहीं भूल सकती। मुझे कल पूरा दिन पेट में दर्द और बुखार रहा है। आप प्लीज माँ घर पर ही रहो। प्लीज माँ, आप घर पे ही रहो ना मेरे पास। आप आज काम पर मत जाओ माँ। कोमल बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझ सकती हो, इसलिए मुझे काम पर जाने दो। मैं जल्दी ही सारा काम खत्म करके घर लौट आऊंगी और मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी सब्जी और फ्रूट भी लेकर आऊंगी। बेटा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? समझा करो बेटा। किसी तरह से कोमल को समझा बुझाकर जानकी काम पर निकल जाती है। इधर जानकी की मालकिन जानकी के लेट आने पर उसकी बहुत ही डांट लगाती है। क्यों जानकी, मुझे लगता है तेरा काम करने का मन नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तू बहुत ही लेट आती है। काम पर नहीं आना है तो साफ साफ बता देना, मैं आज ही दूसरी काम वाली को अपने घर पर रख लूंगी। नहीं मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। बस करो, बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआती के महीने में तो तुम लोग अच्छे से काम करते हो और फिर बाद में नखरे दिखाने लगती हो। मैं तुम्हारे जैसे लोगों की आदत अच्छे से जानती हूँ। अब चुपचाप जा यहाँ से, अपनी आंसू बहाकर मुझे मत दिखा और जाकर पूरे घर की सफाई कर, क्योंकि कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। उसके बाद जानकी घर की सफाई करने लग जाती है। घर की सफाई करने के बाद जानकी किचन साफ करती है। तभी गलती से कांच का गिलास जानकी के पैर पर गिर जाता है, जिससे उसके पैर कट जाते हैं और उससे खून निकलने लगता है। जानकी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रोने लगती है। जानकी के रोने की आवाज सुनकर उसकी मालकिन वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है कि तुझे नखरे करने की आदत हो गई है और तू आजकल बहुत ड्रामे करने लगी है। मैंने तुझे घर की सफाई करने के लिए कहा तो चोट का बहाना बनाकर काम करने से बचना चाहती है। चल जा यहाँ से, अब मैं तुझे यहाँ एक पल भी देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तू बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। मालकिन,
मेरे पैर पर सच में कांच का गिलास गिरा है। आप सही से देखो, मेरे पैर से खून निकल रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज आप मुझे काम से मत निकालिए मालकिन, मेरा घर आपकी बदौलत ही चल रहा है। मैं तेरे इस ड्रामे को सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। चलो जाओ यहाँ से और कहीं और जाकर काम ढूंढो। जानकी अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत रोती है और भटकते भटकते किसी तरह से क्लिनिक पर पहुँचती है और अपनी पट्टी करवाती है और वहाँ से घर चली जाती है। तभी अपनी माँ के पैरों पर पट्टी देखकर रचना कहती है, माँ ये आपके पैरों में चोट कैसे लगी? माँ आप मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? माँ अब से आपकी जगह काम पर मैं जाया करूँगी। अपनी बेटी को इतना फिक्रमंद देखकर जानकी अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों का अच्छे से परवरिश भी नहीं कर पा रही हूँ और तो और आज मुझे मालकिन ने काम से भी निकाल दिया जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी और आज मेरे पैरों में चोट भी लग गई है। अब मैं तुम दोनों के लिए कहाँ से खाना लाऊंगी और कहाँ से पैसे कमाऊंगी? अपनी माँ के पैरों में लगी चोट देखकर रचना और कोमल बहुत ही परेशान हो जाती है और माँ के चोट लग जाने के बाद घर में खाना न बनने के कारण रचना जंगल में खाने के लिए फल ढूंढने जाती है और फल ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत अंदर चली जाती है। लेकिन पूरा जंगल घूमने के बावजूद भी रचना को एक भी फल नहीं मिलता है। तभी रचना की नजर एक घायल चिड़िया पर पड़ती है और वह फौरन उसके पास जाती है। ओहो, ये चिड़िया तो बहुत ही जख्मी हो गई है, मैं इसके जख्म को अभी साफ कर देती हूँ। रचना अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उस चिड़िया के जख्मों को साफ करती है और पास के तालाब से पानी लाकर उसे पिलाती है। जैसे ही रचना चिड़िया को पानी पिलाती है वैसे ही चिड़िया बोलने लगती है, तुमने मेरी मदद की प्यारी लड़की, इसलिए मैं तुम्हें एक रंग बिरंगे हार के बीज देती हूँ। रंग बिरंगे हार के बीज? हाँ, रंग बिरंगे हार के बीज। ये लो, ये रंग बिरंगे हार के बीज है। इस बीज को अपने घर के पास वाले खेत में लगा देना। इस बीज को लगा देने से और इसकी देखरेख करने से तुम्हें रंग बिरंगी हार मिलेगी, जिसे बेचकर तुम खूब सारे पैसे कमाओगी और अपनी जरूरत की सारी चीजें भी खरीद पाओगी। रचना उस चिड़िया का धन्यवाद कर चिड़िया के दिए हुए उस जादुई रंग बिरंगे हार की बीज को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर पहुंचकर रचना अपनी माँ और अपनी बहन को सारी बात बताती है। यह सारी बातें सुनकर रचना की माँ बहुत ही खुश हो जाती है और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर उस बीज को अपने खेतों में ले जाकर लगा देती है और उसमें पानी डाल देती है। रात होते ही सब सो जाते हैं और जब अगली सुबह वे लोग उठते हैं तो देखते हैं कि पूरा खेत रंग बिरंगी हार से भर गया है और इतने सारे रंग बिरंगी हार को देखकर तीनों माँ बेटी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह सारा हार को इकट्ठा करके मार्केट में बेचने के लिए चले जाते हैं। हार इतने अच्छे डिजाइन के और रंग बिरंगी होती है कि एक एक करके उनके सारे हार बिक जाते हैं और फिर तीनों माँ बेटी हार के बिकने पर बहुत ही खुश होती है। माँ, आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हो गई और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम धीरे धीरे बहुत सारे पैसे कमाने लगेंगे और एक दिन हम लोग भी अमीर बन जाएंगे। माँ, इतने सारे पैसे आज हमने पहली बार देखी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी, हमने बहुत गरीबी देखी और उसी में अपना जीवन गुजारा, लेकिन भगवान की कृपा से आज हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो रही है। मार्केट में हार की अच्छी बिक्री होने के बाद रचना और उसकी माँ दोनों मिलकर अपने घर का राशन पानी ले आते हैं और अपनी जरूरत की सारी चीजें, जूते, चप्पल, कपड़े, सैंडल आदि मार्केट से ले आते हैं और इस तरह तीनों माँ बेटी मेहनत करके कमाने लगते हैं और उनकी सारी परेशानियाँ भी अब खत्म हो जाती है। तीनों माँ बेटी मिलकर मार्केट जाया करती और रंग बिरंगी हार बेचा करती और हमेशा की तरह उनके सारे हार बाजार उठने से पहले ही खत्म हो जाया करते थे। जानकी की इतनी तरक्की देखकर
उसके पड़ोस में रहने वाली शीला काकी उससे जलने लगती है और मन में सोचती है, आखिर ये भिखारन और जाहिल लोग अचानक से अपनी जिंदगी इतने ऐशो आराम से कैसे बिताने लगे। आखिर वे दिन कहाँ गए जब जानकी भागी भागी लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने जाया करती थी। अचानक से इनके पास इतने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी हार कहाँ से आ गए। मुझे तो इस बात का पता लगाना ही होगा ताकि मैं भी इनकी तरह एक दिन हार बेचने लगूं और सुकून की जिंदगी जी सकूं। इतना सोचकर शीला काकी जानकी के घर के पीछे छुप जाती है और जानकी के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही तीनों माँ बेटी मार्केट से घर आती है तो उन्हें बात करता हुआ सुनती है। रचना बेटी, आज हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रह गई है और अब हमारी जिंदगी भी ऐशो आराम से कट रही है। बेटा, यह सब कुछ उस रंग बिरंगी जादुई हार के बीजों का ही कमाल है। हाँ माँ, अगर वो रंग बिरंगी हार का बीज मुझे नहीं मिलता तो आज हम वही गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। इधर शीला काकी खिड़की से कान लगाकर जानकी और रचना की सारी बातें सुन लेती है और अगले दिन अपने घर के छत पर जाकर देखती है तो देखती है कि जानकी ने अपने रंग बिरंगे जादुई हार के बीज को अपने पास के खेतों में लगा रखा है, जहां से वो हर रोज हार तोड़कर बाजार में बेचने ले जाया करती है और उसे बेचकर पैसे कमाती है। अच्छा, तो ये बात है। तो यह अमीरी उस रंग बिरंगी जादुई हार से आ रही है, तो क्यों ना मैं इनके खेत को ही बर्बाद कर दूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। शीला जलन से एक दिन अपने छत से आग का एक गोला बनाकर जानकी के खेतों में फेंक देती है और बोलती है, अब देखती हूँ कैसे बचता है इनका खेत और कैसे करती है ये रंग बिरंगी जादुई हार की खेती। इतना कहकर शीला अपने छत से छुपकर देखने लगती है कि तभी आग का गोला वापस से उसके छत पर ही आकर गिरता है। अरे, ये आग का गोला तो मैंने उसके खेतों में फेंका था, लेकिन ये वापस मेरे छत पर कैसे आ गया। शीला उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आग का गोला बुझने का नाम ही नहीं लेता है। यह सब देखकर शीला बहुत ही घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी भी जानकी के खेत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तूने कभी भी रचना के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को जलाकर राख कर दूंगा। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ और मैं कान पकड़ती हूँ। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। शीला के माफी मांगते ही आग का गोला उसके छत से गायब हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ रचना और उसका परिवार अपनी मेहनत और लगन से रोज बाजार जाकर रंग बिरंगी हार बेचा करती थी और अपना घर चलाया करते। इसी तरह तीनों माँ बेटी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मरी हुई माँ का अनोखा लहंगा। सुमन अपनी चाची विनीता के साथ रहा करती थी क्योंकि कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में सुमन के माता पिता का देहांत हो गया था और तभी से सुमन अपनी चाची के साथ रहा करती थी। सुमन की चाची विनीता बहुत ही ज्यादा घमंडी और अत्याचारी थी। विनीता ने सुमन के घर आ जाने के बाद विनीता अपने घर के नौकरों को घर से निकाल देती है और सुमन से दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाने लगती है। विनीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम गुनगुन था। गुनगुन उससे बहुत प्यार किया करती थी। तभी एक दिन गुनगुन अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे एक पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा चाहिए। आपको तो पता ही है ना, अनीता आंटी की लड़की की शादी है और आज के फंक्शन में सब पिंक कलर का लहंगा ही पहनने वाले हैं, इसलिए मुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा दिलवा दूंगी, ठीक है। तभी गुनगुन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद विनीता गुनगुन को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुमन अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप मार्केट जा रही हैं तो मेरे भी कपड़े पुराने और फट गए हैं,
तो क्या आप मेरे लिए भी कोई सस्ता सा कपड़ा ले आओगी? वैसे तो अनीता आंटी के बेटी के फंक्शन में सबको तो लहंगा पहनकर ही जाना है, तो क्या आप कोई सस्ता सा लहंगा मेरे लिए भी ले आओगी आंटी? हाँ, सही कहा तूने। अनीता आंटी की बेटी के फंक्शन में सबको लहंगा पहनकर ही जाना है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ केवल मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बेटी को ही लहंगा दिलवाने जा रही हूँ। इसलिए तेरे पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं ना, उसी को पहनकर गुजारा कर, समझी? और यहाँ खड़ी होकर जवान मत चला। जाकर अब घर की साफ सफाई कर। ऐसा कहकर विनीता गुनगुन को लेकर मार्केट चली जाती है और बेचारी सुमन घर का सारा काम करने लग जाती है। काम खत्म करके सुमन अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है, माँ, चाची मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वह हमेशा मुझ पर ऐसे अत्याचार क्यों करती है? मुझे बस एक टाइम का ही खाना खाने के लिए देती है, और वो भी बचा खुचा, और आपकी बेटी को फटे पुराने कपड़े देती है, और अब तो वो कपड़े भी घिसकर फट चुके हैं, और दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और माँ, मैं तो अब अनीता आंटी के फंक्शन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर सब लहंगा पहनकर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है। लेकिन मेरा भी बहुत मन है लहंगा पहनकर जाने का, लेकिन चाची ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे लिए लहंगा नहीं लेकर आएगी। सुमन ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी शाम हो जाने के बाद गुनगुन वो डिजाइनर लहंगा पहनकर विनीता के साथ फंक्शन में जा रही थी। तभी सुमन कहती है, चाची जी, आप फंक्शन में जा रही हैं, तो आपको शायद आने में देर हो जाएगी, तो क्या आप मुझे शाम का खाना दे सकती हैं खाने के लिए? मम्मी, ये मनहूस लड़की ना हमेशा हमारा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। हम लोग कितने खुशी से जा रहे थे, और इसको इसके खाने की परी है। अरे, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। और मम्मी, अब आप इसे खाना देने में टाइम लगाओगी, हम लोग पहले ही लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। अरे हाँ मेरी बच्ची, इस मनहूस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुमन, अगर तू आज खाना नहीं खाएगी तो क्या मर जाएगी? और वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगाकर खाया था, इसलिए आज कोई खाना नहीं बना है, तो मैं अब तुझे खाने के लिए क्या दूं? मम्मी, जो कल आपने टॉमी के लिए रोटी डाली थी, वही लाकर इस मनहूस को दे दीजिए। हाँ, यह सही कहा तूने। चल सुमन, तू भी क्या याद रखेगी, क्योंकि टॉमी ने आज वो रोटी नहीं खाई है, इसलिए तुम वो रोटी लेकर खा लेना। अब चल, जा यहाँ से। ऐसा कहकर विनीता और गुनगुन वहाँ से चली जाती है। सुमन को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, और तभी सुमन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर कहती है, माँ, अब तो सब देख रही हो ना, चाची मुझ पर कितना जुल्म कर रही है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे टॉमी की झूठी रोटी खाने के लिए कहा है। मैं टॉमी की झूठी रोटी कैसे खा सकती हूँ माँ? और वहाँ चाची और गुनगुन शादी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रही होंगी, और मुझे यहाँ टॉमी की झूठी रोटी खाने के लिए मिल रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ माँ। ऐसा कहकर सुमन अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस तरह से मत रो, मुझसे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा, और मैं सब जानती हूँ बेटी कि विनीता और गुनगुन तुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अनीता आंटी के फंक्शन में जरूर जाओगी। लेकिन माँ, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास कोई लहंगा नहीं है। आप तो सब देख रही हो ना माँ कि मेरे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं, और मैं इन कपड़ों में वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ? हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब देख रही हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें एक पिंक कलर का अनोखा जादुई लहंगा देती हूँ। माँ, क्या आप सच कह रही हो?
क्या आप मुझे पिंक कलर का जादुई अनोखा लहंगा दोगी? आप बहुत अच्छी हो माँ। और एक माँ ही अपनी बेटी के दुख और दर्द को समझ सकती है, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी सुमन की माँ वहाँ जादू से एक पिंक कलर का सुंदर सा लहंगा प्रकट कर देती है और कहती है, सुमन बेटा, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यह पिंक कलर का जादुई लहंगा दे तो रही हूँ, लेकिन यह लहंगा विनीता और गुनगुन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब तुम शादी के फंक्शन में वहाँ जाओगी तो तुम्हें वहाँ कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन समझ जाती है और सुमन वह पिंक लहंगा देखकर बहुत ही खुश होती है। और जैसे ही सुमन वह पिंक कलर का लहंगा पहनती है, वैसे ही सुमन एकदम बदल जाती है। वह नौकरानी से एक राजकुमारी में बदल जाती है। तभी सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर खुशी खुशी अनीता आंटी के फंक्शन में जाती है। उस फंक्शन में जाने के बाद हर किसी की नजर उसी पर होती है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कोई भी सुमन को पहचान नहीं पाता है। मम्मी, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है, और मैंने तो इतना महंगा और डिजाइनर लहंगा खरीदा ताकि मैं अपने दोस्तों को जला सकूं कि मुझसे महंगा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता और मुझसे खूबसूरत भी कोई नहीं लग सकता, लेकिन उस लड़की ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। गुनगुन बेटी, लेकिन उस लड़की का लहंगा कितना सुंदर लग रहा था, और ऐसा लहंगा मैंने आज तक नहीं देखा, और ऐसा लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी महल की राजकुमारी आई हो। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो लड़की पहनकर आई थी। तभी गुनगुन और विनीता की बातें सुमन सुन रही थी और उनकी बातें सुनकर सुमन बहुत हंसती है और कहती है, अरे अब इन लोगों को तो पता ही नहीं कि वह खूबसूरत राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और गलती से यह बात चाची और गुनगुन को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं अब अपने जादुई लहंगा पहनकर खाना भी मांग सकती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि यह लहंगा जादुई है और इसे पहनकर कुछ भी मांगो तो वह मिल जाएगा। तभी सुमन के सामने बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसी समय गुनगुन वहाँ से गुजर रही होती है और तभी गुनगुन सुमन को वह लहंगा पहने हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि सुमन के पास कोई जादुई लहंगा है। तभी गुनगुन जाकर यह बात अपनी माँ को बताती है। सब कुछ सुनने के बाद विनीता कहती है, अरे गुनगुन बेटी, क्या तू सच कह रही है? क्या उस मनहूस लड़की के पास कोई जादुई लहंगा है? अब हमें उस मनहूस लड़की के पास से वह जादुई अनोखा लहंगा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उस पर सिर्फ तेरा ही हक है और उस लहंगे से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर विनीता रात होने का इंतजार करती है और जब रात हो जाती है वह जादुई पिंक कलर का लहंगा चुरा लेती है। जैसे ही गुनगुन उस लहंगे को पहनती है तो गुनगुन बहुत ही बदसूरत और काली हो जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन, तुम दोनों बहुत ही बुरी और लालची इंसान हो। यह जादुई लहंगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह जादुई लहंगा सिर्फ अच्छे और नेक लोगों के पास ही होता है। इसलिए तुम्हारी बेटी अब हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। इसलिए तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। तभी विनीता और गुनगुन जोर जोर से रोने लग जाती है। उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर सुमन की आंखें खुल जाती है और जब वह बाहर आकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी चाची और गुनगुन के पास उसका जादुई लहंगा है। और यह देखकर सुमन हैरान हो जाती है और वह कहती है, चाची जी, यह जादुई लहंगा मुझे मेरी मरी हुई माँ ने दिया है और उन्होंने कहा था कि यह लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपको कुछ भी पता न चले और आपके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसे चुरा लिया और इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ा।
इसलिए गुनगुन अब हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहेगी और मैं नहीं चाहती थी कि गुनगुन के साथ ऐसा कुछ बुरा हो। सुमन, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दे बेटा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम हमें माफ कर दे बेटा। और अब मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी, क्योंकि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ सुमन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती आई हूँ, इसलिए अब तुम भी मुझे माफ कर दो। अब से तुम्हें मैं अपनी सगी बहन की तरह मानूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी विनीता और गुनगुन सुमन से जैसे ही माफी मांगती है, गुनगुन बिल्कुल पहले की जैसी हो जाती है। उसके बाद उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, इसलिए तुम्हारी बेटी पहले के जैसी हो गई है। इसलिए तुम लोग अब सुमन के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। इतना कहते ही वो लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है और उस लहंगे की वजह से सुमन को चाची और बहन का प्यार मिल जाता है और सुमन को गुनगुन के रूप में एक अच्छी बहन भी मिल जाती है। अब सुमन उन लोगों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।